गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, है ना। तो आज ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी एंड प्रेशर एंड वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। शायद आज हम अपना 3 टॉपिक डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है हम लोग अगले क्लास में लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो क्लियर है सभी आदमी को। अब यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले बात आती है बेटा फ्लूइड्स कि फ्लूइड्स क्या होता है ना। तो सबसे पहले क्या आएगा? फ्लूइड। कि व्हाट इज फ्लूइड? आप लोग बता सकते हैं कि फ्लूइड क्या होता है? सर लिक्विड जो तरल पदार्थ होते हैं। फ्लूइड क्या होता है ना, फ्लूइड के बारे में एक्चुअली फ्लूइड की जब बात आती है तो फ्लूइड के बारे में 2 चीजें होती है, एक तो लिक्विड, A substance which can flow. हाँ, और एक क्या होता है? गैस। यानी ऐसा सब्सटेंस जो फ्लो कर सकता है ना, विच कैन फ्लो, दैट इज नोन एज फ्लूइड। तो लिक्विड और गैस क्या हो सकता है? फ्लो कर सकता है। और दूसरी बात है कि ये कंटेनर के यानी इसका कोई फिक्स्ड शेप और साइज नहीं होता। जैसे सॉलिड है तो सॉलिड का क्या होता है? फिक्स शेप एंड साइज होता है। लेकिन फ्लूइड का क्या होता है? फिक्स्ड शेप और साइज नहीं होता है। ये कंटेनर के शेप और साइज में लग देगा। जैसे वाटर है तो आप कंटेनर के शेप और साइज को क्या कर लेगा? ये एक्वायर कर लेगा। तो फ्लूइड्स एनीथिंग विच कैन फ्लो। गैसेस और लिक्विड्स को हम फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फ्लो कर सकते हैं, जबकि सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते। फ्लूइड्स 2 टाइप के होते हैं। एक ऐसे फ्लूइड होते हैं बेटा जो रेस्ट पर होते हैं, यानी वो फ्लूइड्स जो रेस्ट पे रुका हुआ है। तो रेस्ट वाले फ्लूइड्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक्स समझते ही हैं, स्टैटिक्स स्टेशनरी वर्ड से बना है, स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ है, ठीक है। और दूसरा वो फ्लूइड्स होता है जो होता है मोशन में। फ्लूइड्स रेस्ट, जैसे वाटर है तो रेस्ट में भी हो सकता है और मूविंग भी हो सकता है, यानी मोशन भी हो सकता है ना। तो वैसे फ्लूइड जो रेस्ट में है उनको हम हाइड्रोस्टैटिक्स बोलते हैं बेटा। और वैसे फ्लूइड जो क्या है? मोशन में है, उनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोडायनेमिक्स। क्लियर है यहां तक? ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं यानी फ्लूइड्स के बारे में बात करते हैं बेटा। कोई खास अभी इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लूइड्स। और फ्लूइड्स के बारे में ये हम लोग बात कर रहे थे कि एनीथिंग विच कैन फ्लो, यानी वो लिक्विड और गैस को हम फ्लूइड्स बोलते हैं क्योंकि ये फ्लो करते हैं। फ्लूइड में 2 टाइप्स है, या तो फ्लूइड रेस्ट पे होगा तो उसको हाइड्रोस्टैटिक्स बोलेंगे, और फ्लूइड मोशन में होगा तो उसको हाइड्रोडायनेमिक्स बोलेंगे, ठीक है ना। इसमें बेटा एक आता है आइडियल फ्लूइड। आइडियल वर्ड समझते ही है, तो इसमें क्या आता है मेरा? आइडियल फ्लूइड्स। आइडियल फ्लूइड्स, वैसे तो आइडियल चीजें जो है ना, आपको भी पता होगा कि ये इमेजिनरी है। इमेजिनरी का मतलब बेटा ये होता है कि आइडियल फ्लूइड्स एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है ना। इमेजिनरी है क्योंकि आइडियल चीजें एग्जिस्ट करती नहीं। तो आइडियल फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके बारे में, क्योंकि सिलेबस में ज्यादातर क्वेश्चन आपको आइडियल फ्लूइड से रिलेटेड आएगा। अब ये फ्लूइड मैकेनिक्स हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें ज्यादातर चीजें जो है ना वो आइडियल फ्लूइड से, यानी मोस्टली क्वेश्चन आपके आइडियल फ्लूइड से, यानी आइडियल फ्लूइड कंसीडर करके बनाया गया है ना। सिलेबस में ज्यादातर हिस्सा जो है आपका आइडियल फ्लूइड कंसीडर करके। तो आइडियल फ्लूइड का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है बेटा, इनकंप्रेसिबल। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इनकंप्रेसिबल। इनकंप्रेसिबल का मतलब क्या हो गया? जिसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। हालांकि आपको पता ही है कि यू कैन कंप्रेस, तो मैं वही बोल रहा हूं ना कि आइडियल चीजें क्या होती है? इमेजिनरी है। तो ये क्या हो गया? इनकंप्रेसिबल। यानी क्या कर सकते हो आप इसको? कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, यानी कि कंप्रेस आप इसको नहीं कर सकते। दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? नॉन विस्कस। नॉन विस्कस का मतलब होता है कि देखिए, अगर फ्लूइड्स की लेयर है बेटा, जैसे एक फ्लूइड्स का नीचे लेयर है और एक ऊपर लेयर है, तो फ्लूइड्स की लेयर है। अब फ्लूइड्स एक दूसरे पे जब फ्लो करते हैं, नीचे वाले लेयर पे जब ऊपर वाली फ्लूइड्स फ्लो करता है तो उनके बीच में फ्रिक्शन लगता है ना। जैसे मान लो, इसको ऐसे देख लो थोड़ा, ये फ्लूइड्स का लेयर है, एक लेयर ये है, एक इसके ऊपर एक लेयर और है। तो जब ये फ्लो करेगा फ्लूइड्स, तो ये जब फ्लूइड्स फ्लो करेगा तो इनके बीच में क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा, जिसको टेंजेंशियल फोर्स भी बोलते हैं क्योंकि वो टेंजेंट्स के लॉन्ग लगता है। तो आइडियल फ्लूइड होगा तो अगर एक के लेयर पर दूसरा लेयर फ्लो करेगा तो उनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा, यानी नॉन विस्कस। हालांकि विस्कोसिटी वाला पार्ट भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में कि विस्कोसिटी क्या होता है, तो वही वाला बात, फ्रिक्शन लग रहा है तो फ्लूइड्स में क्या रहा है? विस्कोसिटी हो रहा है। तो यानी आप कह सकते हो इसमें नो फ्रिक्शनल फोर्स, नो फ्रिक्शनल फोर्स, या आप नो टेंजेंशियल फोर्स भी बोल सकते हो, क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग क्या, एक टेंजेंट के लॉन्ग एक्ट करता है। बट इतना याद रखिए कि कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगता है,
है ना। तो फ्लूइड्स सॉलिड और लिक्विड, सॉरी गैस और लिक्विड को फ्लूइड्स बोलते हैं बिकॉज दे कैन फ्लो। एंड नाउ वी विल डिस्कस द रेस्ट को हाइड्रोस्टैटिक बोलते हैं, मोशन को हाइड्रोडायनेमिक्स बोलते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल है इनकंप्रेसिबल, यानी अगर आइडियल फ्लूइड्स होगा तो आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, और नॉन विस्कस यानी फ्लूइड्स के लेयर के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, अगर फ्लूइड्स की लेयर एक दूसरे पे मूव कर रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा ही लगेगा, बट आइडियल केस में नहीं लगेगा। क्लियर है यहां तक सभी आदमी को? क्लियर है बेटा? यस सर। Clear, sir, clear. यस सर। वेरी गुड। अब यहां पर आता है बेटा डेंसिटी, और डेंसिटी वर्ड से तो आप लोग भली भांति जानते होंगे, बहुत जन्मों से पढ़ रहे हो ना, डेंसिटी तो बहुत जन्मों से पढ़ रहे हैं, है ना। और एक्चुअली डेंसिटी के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो डेंसिटी क्या होता है बेटा? मास बाय अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम, है ना। मास बाय वॉल्यूम इज द डेंसिटी, यानी इसको इंडिकेट करते हैं हम रो से, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? एम बाई वी, यानी मास बाय वॉल्यूम इज द डेंसिटी। किसी भी मटेरियल का अगर डेंसिटी निकालना है तो उसके मास उसके वॉल्यूम, यानी कह सकते हो डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, दैट इज डिफाइंड एज अ डेंसिटी। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, डेंसिटी इज इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हो, स्मॉल मास, छोटा सा मास, कितने वॉल्यूम में? छोटे से वॉल्यूम में, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? लिमिट वॉल्यूम टेंड्स टू जीरो। जैसे पढ़े होगे ना इसमें, काइनेमेटिक्स में पढ़े होगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, है ना। टाइम बहुत छोटा है तो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डीएम यानी छोटा सा मास अपॉन क्या लिख सकते हो? डीवी, स्मॉल डीएम बाई स्मॉल डीवी। क्लियर है बेटा? छोटा सा मास, छोटा सा वॉल्यूम। क्लियर है ना? यस सर। अब यहां पर कोई बता सकता है कि डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होगा बेटा? कैन एनीबॉडी टेल मी? फॉर्मूला देखो और बता दो। फॉर्मूला है मास बाई वॉल्यूम। मास का यूनिट क्या केजी होता है? बाई क्यूब। मास का यूनिट केजी, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा? मीटर क्यूब। तो क्या हो जाएगा? केजी, है ना। फंडामेंटल यूनिट से, यूनिट हम रट नहीं सकते, फंडामेंटल यूनिट हम क्या करेंगे? डिराइव कर लेंगे, ठीक है ना। सिमिलरली बेटा क्या है? सीजीएस यूनिट। कैन एनीबॉडी टेल मी सीजीएस यूनिट क्या होगा? मास का सीजीएस यूनिट क्या होता है? ग्राम। और ग्राम। सीजीएस यूनिट क्या होगा बेटा? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है यहाँ? तो एसआई यूनिट हो गया, और क्या हो गया? सीजीएस यूनिट हो गया। ओके, यहां तक तो किसी को डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि डेंसिटी ऑफ वाटर, तो वाटर की जो डेंसिटी है वो कितनी होती है? 1000 केजी पर मीटर क्यूब, या इसको आप क्या लिख सकते हो? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी एसआई यूनिट में 1000 होता है और सीजीएस यूनिट में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। डेंसिटी ऑफ एयर भी आप याद कर सकते हो, एनसीईआरटी में लिस्ट भी दिया हुआ है, बट कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है, वैसे तो क्वेश्चन आता है तो जनरली क्वेश्चन के लास्ट में मटेरियल की डेंसिटी दी हुई होती है, फ्लूइड्स की डेंसिटी दी होती है, बट इट्स बेटर कि कुछ इंपॉर्टेंट है उसकी डेंसिटी आपको याद रहे। जैसे डेंसिटी ऑफ एयर जो होता है बेटा, वो होता है 1.29 केजी पर मीटर क्यूब। और एक फ्लूइड जो बहुत ज्यादा यूज होता है वो क्या होता है बेटा? मरकरी। तो डेंसिटी ऑफ मरकरी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 13,600 केजी पर मीटर क्यूब। ये मेमोरिंग है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के डेंसिटीज। तो वैसे तो जनरली मतलब एयर, वाटर और मरकरी, और शायद अल्कोहल का भी दिया होगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो अल्कोहल का भी याद रख लीजिएगा, सो डेट कि अगर क्वेश्चन में बाई द वे, जैसे वाटर की कभी कभी नहीं दी होती है, क्योंकि एग्जामिनर समझता है कि स्टूडेंट को वाटर का तो नोन होना चाहिए, मैं उसको तो जानना चाहिए वाटर की डेंसिटी। तो ये दो तीन जो इंपॉर्टेंट डेंसिटी है वो भी याद रखें। अच्छा, डेंसिटी का डायमेंशन कोई बता सकता है? ml की पावर -3। हाँ, क्यों? क्योंकि केजी मीटर पर क्यूब है ना, मास बाई वॉल्यूम है, तो मास को क्या किस चीज से इंडिकेट करते हो बेटा? एम से। और ले वॉल्यूम को किस चीज से इंडिकेट करते हो? एल क्यूब से। तो ये क्या हो जाएगा? एम एल -3। अगर आपको फॉर्मूला याद है देन यू कैन डिराइव ऑल द थिंग्स। फॉर्मूला याद है तो आप कोई भी चीज उसमें क्या कर सकते हो? डिराइव कर सकते हो। ओके, डन। क्लियर है? डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम, छोटा सा मास छोटा सा वॉल्यूम भी ऐसे ले सकते हो, और पूरा मास और पूरा वॉल्यूम भी है। एसआई यूनिट मास का केजी, और क्या हो जाएगा? मीटर पर क्यूब, और सीजीएस यूनिट ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, और डायमेंशन एमएल पे पावर -3, और कुछ वाटर, एयर और मरकरी के मैंने डेंसिटीज लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट, जो ज्यादातर यूज होते हैं, उसके बारे में बात करें, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए डिफरेंट लिक्विड्स है, यानी लिक्विड ऑफ डिफरेंट डेंसिटी। मान लिया दो लिक्विड्स है, ठीक है ना, और वो डिफरेंट डेंसिटीज के हैं।
तो वो डिफरेंट डेंसिटीज के होंगे तो वो एक साथ तो मिक्स होंगे नहीं। तो क्या होगा, जिस लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी, हाईएस्ट डेंसिटी होगी, यानी वो लिक्विड जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो कहाँ रहेगा, बॉटम पे रहेगा। यानी दो फ्लूइड्स को अगर आप मिक्स कर रहे हो, दो या तीन जो भी हो, तो सबसे ज्यादा जिसकी डेंसिटी होगी वो सबसे नीचे रहेगा, और सबसे लोएस्ट जिसकी डेंसिटी होगी वो कहाँ रहेगा, सबसे ऊपर रहेगा। तो लोएस्ट डेंसिटी वाला कहाँ रहेगा बेटा, टॉप पे रहेगा। क्लियर है? आई थिंक इट शुड बी क्लियर। मतलब डिफरेंट डेंसिटीज को अगर मिक्स करोगे तो डेंसिटीज अगर डिफरेंट रहेगी तो मिक्स नहीं होगी। जो हाईएस्ट वाला रहेगा वो सबसे बॉटम पे रहेगा, और जो लोएस्ट वाला रहेगा वो टॉप पे रहेगा। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है। अब एक वर्ड आता है बेटा इसमें, रिलेटिव डेंसिटी। और रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? रिलेटिव वर्ड का मतलब किसी से कंपेयर करना, रिलेट करना। जैसे आपका मार्क्स है, जैसे आपको सब्जेक्ट में 70 मार्क्स है, तो मतलब किसी ना किसी चीज से तो कंपेयर कर रहे हैं, या 70% है मतलब 100 को रेफरेंस मार्क हम कंपेयर कर रहे हैं। तो रिलेटिव वर्ड ही होता है कंपैरिजन। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का अगर रिलेटिव डेंसिटी निकालना है तो हम क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, जिसका भी रिलेटिव डेंसिटी निकालना है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर, और वाटर की डेंसिटी आपको कितनी लेनी है, 4 डिग्री सेल्सियस पर, है ना। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, जैसे आपको मरकरी का रिलेटिव डेंसिटी निकालना है, तो डेंसिटी ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। नीचे तो वाटर की डेंसिटी है, ऊपर में जिस सब्सटेंस का भी रिलेटिव डेंसिटी आप निकाल रहे हो उसका निकालना है। वाटर की डेंसिटी आपको लेनी है 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर इसलिए लेनी है क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। सबसे ज्यादा वाटर की डेंसिटी जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है, और वही होती है जो अभी बताए पीछे डिस्कस किया ना स्लाइड में, कितना, 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो किसी भी सब्सटेंस के एक्स का रिलेटिव डेंसिटी निकालना है, डेंसिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। नीचे तो फिक्स है वाटर, ऊपर में उसका याद रखेंगे जिस सब्सटेंस का भी हम रिलेटिव डेंसिटी निकाल रहे हैं। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, कोई बात ये बता सकता है? व्हाट इज द यूनिट? फॉर्मूला आपके सामने है, तो रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट कोई आदमी बता सकते हैं? कैन एनीबॉडी टेल मी? सर इसका U+. यूनिट अच्छा लेस ऊपर में होगी। देखो, अगर रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला देख लो ना, रिलेटिव डेंसिटी का जनरली फॉर्मूला देखो, ऊपर में क्या है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, और नीचे में डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ऊपर में भी डेंसिटी, नीचे में भी डेंसिटी, तो डेंसिटी डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा ना, सेम क्वांटिटी है ना Yes, ऊपर sir. नीचे। तो Yes क्या sir. नहीं आकृति बेटा, केजी मीटर पर क्यों नहीं होगा बेटा, डेंसिटी देखो ऊपर में भी अगर आप मान लो किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी पुट करोगे तो ऊपर में भी उसका यूनिट पुट करोगे और नीचे में भी उसका यूनिट पुट करोगे, तो दोनों यूनिट कट जाएगी ना, ऊपर में भी सेम नीचे में भी सेम, तो क्या हो जाएगा, यूनिटलेस, यानी कोई यूनिट नहीं होगी। बिकॉज यहां भी डेंसिटी का यूनिट, यहां भी डेंसिटी का यूनिट, ऊपर नीचे दोनों डेंसिटी का यूनिट रहेगा, डेंसिटी का यूनिट खत्म, यानी यूनिटलेस। और क्या हो जाएगा बेटा, जब यूनिट नहीं होगी तो आपको पता है कि उसकी डायमेंशन भी नहीं होगी, तो डायमेंशनलेस हो जाएगा, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, है ना। रिलेटिव जो भी चीजें हैं, जैसे रिलेटिव डेंसिटी, ये रिलेटिव रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव परम्यूटिविटी, रिलेटिव जो भी वर्ड होगा ना वो ऊपर नीचे सेम क्वांटिटीज से रिलेट करना होता है, तो उसका यूनिट नहीं होगा। तो रिलेटिव डेंसिटी जब भी हो तो यूनिट नहीं होगा, क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी। अच्छा एक बात बताओ कि अगर कोई मटेरियल है, कोई भी फ्लूइड्स है मान लो, तो अगर उसमें हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, मान लो इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दैट फ्लूइड, तो व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस, उसके डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, कोई बता सकता है? उसका डेंसिटी घटेगा बढ़ेगा, क्या होगा? डेंसिटी आपको पता ही है, मास बाई वॉल्यूम होता है, यानी यहाँ पर डेंसिटी देख रहे हो, मास बाई वॉल्यूम। तो अगर मान लो कोई सब्सटेंस है और उसको मैंने, उसके टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज कर दिया, तो उसके डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा? सबसे पहली बात, अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो उसके वॉल्यूम पर क्या फर्क पड़ेगा, उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो डेंसिटी हमारा क्या होता है बेटा, रो इज इक्वल टू क्या होता है, एम बाई वी। तो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो मास में तो कोई चेंज नहीं हो रहा भाई, मटेरियल का मास तो वही है, हाँ उसका वॉल्यूम बढ़ गया, मटेरियल का मास तो वही है, हाँ उसका वॉल्यूम बढ़ गया। तो वॉल्यूम जब बढ़ेगा यानी नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी तो डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है बेटा, समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही आप लोगों को? Yes sir. Yes, sir. मुस्कान,
आकृति बेटा समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा, नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी, तो यानी डेंसिटी यहां पर क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर में आप इंक्रीज करोगे तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। पहली बात तो ये होगी। अच्छा चलो एक और बात बताओ, अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, तब क्या होगा? नहीं, मास नहीं डिक्रीज होगा ना बेटा, उसकी वॉल्यूम बढ़ गई, बट मास इज नॉट डिक्रीज, मास उतना ही रहेगा। मास डिक्रीज नहीं होगा बेटा मुस्कान। मास कहां से? मास में कुछ चेंजेस आ गया क्या? उसका बस क्या हो गया? थोड़ा वॉल्यूम बढ़ गया, बट जो जितना उसका वेट था वो पहले मास उतना ही रहा जितना पहले था। मास में कोई चेंज नहीं होगा, ओनली द वॉल्यूम विल इंक्रीजिंग। तो प्रेशर जब बढ़ाएंगे तो यहां पर क्या होगा? अगर आप प्रेशर देखो, ये प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो बॉडी श्रिंक होगी, यानी बॉडी की साइज क्या होगी बेटा? रिड्यूस होगी, श्रिंक होगी। तो श्रिंक होगी तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी? वॉल्यूम क्या होगी बेटा? डिक्रीज होगी। डिक्रीज। यहाँ रो इज इक्वल टू क्या है? एम बाई वी। तो यहां पर क्या है ना, वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, नीचे वाली वैल्यू डिक्रीज होगी। उल्टा रिलेशन है ना, ये डिक्रीज होगी तो डेंसिटी क्या होगा? इंक्रीज होगी। इंक्रीज। तो डेंसिटी यहां पर क्या हो जाएगी? इंक्रीज। क्लियर है दोनों? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, और प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? वॉल्यूम वाला बात याद रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या है? नीचे है, तो उल्टा रिलेशन हो जाएगा, यानी डेंसिटी उसकी क्या होगी? डिक्रीज होगी। और अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, तो वॉल्यूम घटेगा तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्लियर है यहां तक सभी आदमी को? यस सर। सर प्रेशर वॉल्यूम से कैसे रिलेट कर रहा है? क्या बोल रहे हैं बेटा अनुज? सर प्रेशर वॉल्यूम से कैसे रिलेट कर रहा है? आप प्रेशर बढ़ाओ किसी चीज को, किसी चीज को दबाओ, प्रेशर बढ़ाओ तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी? देखो, घटेगी नहीं? तो घटेगी। घटेगी। प्रेशर बढ़ाओगे तो उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, जैसे गैस है उसको दबाओ, है ना, तो इसका मतलब यूर इंक्रीजिंग प्रेशर, तो उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी ना, कम जगह में आ जाएगा ना, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाइए प्रेशर। प्रेशर के बारे में बहुत बार बार पढ़े होंगे। प्रेशर तो बहुत बेसिक सा फंडा है, आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे प्रेशर, 7th क्लास में पढ़े होंगे, 9th क्लास में भी ग्रेविटेशन वाले में आके प्रेशर पढ़े होंगे। तो प्रेशर पिछली स्लाइड दोबारा दिखाना। क्या बोल रहे हैं? एक बार पिछली स्लाइड दोबारा दिखा दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना था। तो प्रेशर नोट्स वैसे मैंने अपडेट कर दिए हैं, नोट्स भी जाके देख सकते हो, बट स्लाइड भी देख ली। तो प्रेशर के बारे में क्या होता है कि प्रेशर एक्चुअली फोर्स अपॉन एरिया, बचपन से हम क्या पढ़ते आ रहे हैं? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना? तो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया पढ़ते आ रहे हैं, बट नॉट एक्चुअली फोर्स अपॉन एरिया नहीं होता है। प्रेशर के बारे में अगर आप बोलते हो हमेशा फोर्स अपॉन एरिया, तो ये फुल्ली सही नहीं है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। कैसे? आप प्रेशर को ऐसे बोलो, प्रेशर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, यानी वो फोर्स लेना है जो एरिया के 90 डिग्री पर है, यानी एरिया के परपेंडिकुलर, है ना? अगर आप फोर्स अपॉन एरिया कहते हो तो दैट्स नॉट कंप्लीटली ट्रू, ये कभी कभी गलत भी हो सकता है। आपको वो फोर्स लेना है जो एरिया के राइट एंगल पे, यानी एरिया के परपेंडिकुलर है, या नॉर्मल कहते हो, परपेंडिकुलर को कभी कभी हम लोग नॉर्मल भी बोलते हैं। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। परपेंडिकुलर फोर्स को हम, आप 9th क्लास में ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़े होंगे, परपेंडिकुलर फोर्स को हम कभी कभी थ्रस्ट भी बोलते हैं, है ना? आप इसको क्या बोल सकते हो? थ्रस्ट अपॉन एरिया भी बोल सकते हो। तो प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? थ्रस्ट अपॉन एरिया। क्लियर है? जैसे यहां पे देखिए, ये एक एरिया दिया हुआ है बेटा, तो यहां पर जो प्रेशर लग रहा है वो क्या है? परपेंडिकुलर लग रहा है ना। इस सरफेस के क्या लग रहा है? परपेंडिकुलर। नॉर्मल फोर्स जो लगता है ना, किसी भी सरफेस पे जो नॉर्मल फोर्स लगता है उसी को थ्रस्ट बोलते हैं, परपेंडिकुलर। एक तो होगी कि फोर्स किसी भी एंगल पे लग रहा है, एक वो फोर्स जो 90 डिग्री पे लग रहा है उसी को थ्रस्ट बोलते हैं। तो हमको तो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, तो यहां पर अगर आप प्रेशर लगाओगे बेटा, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F बाई ए, यानी फोर्स अपॉन एरिया, बिकॉज दैट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द एरिया। तो आप कहोगे सर बात तो वही आ गया, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया ही आया। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा, जैसे मान लो ऐसे देख लो, ये भी एक मेरा क्या है? एरिया है ना? और यहां पर फोर्स ऐसे दिया हुआ है। अब यहां पर तो 90 डिग्री नहीं दिया, हम क्या बोल रहे हैं कि प्रेशर में आप हमेशा वो अप्लाई करो, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां तो परपेंडिकुलर था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां वो परपेंडिकुलर नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा बेटा? परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? ये वाला फोर्स परपेंडिकुलर होगा। तो मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये फोर्स है, तो ये कितना हो जाएगा? F cos थीटा
कंपोनेंट निकालते हो ना वेक्टर में पढ़े होगे कि जिधर एंगल बनता है उधर क्या होता है, कॉस होता है। और ये वाला मामला क्या हो जाएगा बेटा, एफ साइन थीटा, है ना। अब यहां पर देखो प्रेशर क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा अपॉन ए। क्यों? क्योंकि आपको परपेंडिकुलर वाला फोर्स लेना पड़ेगा। अब फोर्स अपॉन एरिया तो यहाँ पे गलत हो जाता। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप हमेशा फोर्स अपॉन एरिया कभी मत बोलना। जब प्रेशर की बात होगी तो आप बोलना परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, वो फोर्स जो एरिया के 90 डिग्री पे लग रहा है, वो वाला फोर्स आपको लेना है, ठीक है ना। तो प्रेशर वैसे भी स्केलर क्वांटिटी होती है बेटा। स्केलर क्वांटिटी इसलिए होती है क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है, दैट्स एक्ट इन एवरी डायरेक्शन, रैंडम डायरेक्शन में एक्ट होता है। इसलिए प्रेशर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। और दूसरी बात, प्रेशर का यूनिट कोई बता सकता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? कैन एनीबॉडी टेल मी? सर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मीटर पर मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया है बेटा, है ना। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो एसआई यूनिट उसका क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? सर डाइन पर सेंटीमीटर। अरे वाह, तो सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा उसका, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक प्रेशर, है ना। इसका आप ये भी निकाल सकते हो, डायमेंशन में निकाल सकते हो। तो प्रेशर में एक चीज हमेशा याद रखना कि परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया स्केलर क्वांटिटी होती है, और ये यूनिट याद रखना। प्रेशर के अदर यूनिट्स भी होते हैं, बहुत सारे यूनिट्स होते हैं प्रेशर का, कुछ अदर यूनिट्स भी होते हैं, और भी चीजों में प्रेशर को मेजर करते हैं। अच्छा, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बेटा क्या बोलते हैं हम, पास्कल बोलते हैं ना। इसलिए प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, पास्कल। ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है दैट इज इक्विवेलेंट टू पास्कल। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं, पास्कल भी बोल सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर अदर यूनिट्स भी होती है बेटा। अदर यूनिट क्या होती है, एटीएम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए। उसके बाद क्या होता है, बार भी होता है ना, प्रेशर को बार में भी मेजर करते हैं। उसके बाद एमएम ऑफ एचजी भी होता है। एमएम ऑफ एचजी तो आप बहुत बार सुने होंगे, 760 एमएम ऑफ एचजी या 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। और एक और प्रेशर की यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं टॉर। यानी इतने यूनिट्स, और भी कई सारे यूनिट्स होते हैं। ऐसा यूनिट तो है ही, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल, बट इसको अदर यूनिट्स में भी हम मेजर कर सकते हैं। और ये रिलेशन याद रखिएगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 1 बार के। बार में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू नॉर्मली इक्वल टू 1 बार, और ये नॉर्मली इक्वल होता है 760 mm ऑफ एचजी, और ये नॉर्मली इक्वल होता है 760 टॉर। यानी प्रेशर के जो अदर यूनिट्स हैं उनमें एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर है यहां तक सभी आदमी को? प्रेशर में किसी को कोई डाउट, एनीबॉडी? हेलो, आर यू लिसनिंग? No, no, sir. नो ना, आगे चले। Yes, sir. अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, 50 kg गर्ल्स वेयरिंग हाई हील शूज बैलेंस ऑन अ सिंगल हील, है ना। द हील इज सर्कुलर विद अ डायमीटर, एक हील का डायमीटर दिया हुआ है ना। और एक 50 kg गर्ल है जो एक मतलब हाई हील्स पे खड़ी हुई है। तो हील्स जो है कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, है ना, हील्स जो है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ये हमको निकालना है। तो एक लड़की है, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया। Force upon area. ये लड़की upon area. होगी, उसका मास जो है, जैसे ये देख लो, ये सर्कुलर हील है उसका, और उस पर वो लड़की खड़ी है। तो लड़की का मास जो है वो 50 kg है। तो लड़की इस पर फोर्स कितना लगाएगी, कोई बता सकता है? एनीबॉडी कैन टेल मी, कितना सर फोर्स एमजी। लगाएगी? एमजी लगाएगी ना, हाँ सही बात है ना, एमजी लगाएगी। कोई भी चीज एम है तो ग्रेविटी से उस अपना वेट लगाएगी, तो इस पे कितना लगाएगी, एमजी लगाएगी। और इसका डायमीटर दिया हुआ है तो सर्कुलर है, तो उसका क्या निकालना पड़ेगा, मेरे को एरिया निकालना पड़ेगा। हाँ वेरी गुड। तो डायमीटर यहाँ पे कितना दिया बेटा, 1 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ, तो कितना हो जाएगा बेटा, 1/2 सेंटीमीटर। लेकिन इसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। यानी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो R इज इक्वल टू जो है मेरा 0.5 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदल लो, तो 0.5 इंटू कितना हो जाएगा, 10⁻⁻2 मीटर, है ना। 0. डिवाइड करेंगे ना 100 से, तो 100 से जो डिवाइड करेंगे उसको 10⁻⁻2 भी ले सकते हो, है ना। अब फोर्स आ गया, फोर्स कितना आ जाएगा बेटा, mg।
और रेडियस आ गया, तो ये सर्कल है ना, तो सर्कल का एरिया कितना होता है बेटा, कोई बताएगा ना, पाई आर स्क्वायर, यही होता है। हाँ, यस तो सर। यहाँ क्या पुट कर दोगे, प्रेशर इज इक्वल टू एम, एम की वैल्यू कितनी है 50 और जी ले लो 9.8। वैसे कैलकुलेशन को आसान करने के लिए कभी कभी हम 10 भी ले लेते हैं, बट मैं एग्जैक्ट वैल्यू ले रहा हूँ 9.8 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 10 पे पावर -2 का होल स्क्वायर। ओके, क्लियर है। अब यहाँ पे करोगे तो कितना हो जाएगा, 50 इंटू 9.8 इंटू 3.14 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू कितना हो जाएगा 10 पे पावर -4 हो जाएगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या करो बेटा, पॉइंट हटा दो, यहां से पॉइंट हटा दो तो एक 10 ऊपर चला जाएगा, फिर यहां से भी पॉइंट हटा दो तो एक 10 ऊपर चला जाएगा, 5 से कट कर दो 10 टाइम्स, फिर 5 से कट कर दो ये 2 टाइम्स, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 9.8 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू 10 पे पावर 6। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, कर लोगे ना सॉल्व, Yes, sir. 6 यस पॉइंट, हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स mg और एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। डन, आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। ओके, अब प्रेशर वेरिएशन विद डेप्थ, डेप्थ के साथ जो है प्रेशर सर फिर दिखाइए, सर क्या? वाले को फिर दिखाइए। प्रेशर के साथ, डेप्थ के साथ जो है वो प्रेशर हमारा वेरी करता है, यानी जैसे जैसे आप फ्लूइड्स में नीचे जाते जाएंगे आपका प्रेशर क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बीकर है, ये मानिए, ठीक है, और ये यहां पर फ्लूइड्स इसमें है, यहां पर इस बीकर की जो हाइट है टोटल यहां तक, अगर यहां पर मैं प्रेशर मेजर करूं डेप्थ पर, मैं कितना डेप्थ चला गया, एच डेप्थ नीचे चला गया, ये जो हाइट है ये वाला, ये एच है, ठीक है। यहां पर मेरे को प्रेशर मेजर करना है बॉटम पर, तो बॉटम पॉइंट कहां है, एच डेप्थ नीचे है, क्लियर बेटा, एच डेप्थ नीचे है, यहां पर प्रेशर लगेगा, यहां पर किसके वजह से प्रेशर लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो यहां पे लगेगा ना, पी नॉट, है ना। तो इस स्टेज पर पी नॉट है ना, इस स्टेज पर जैसे जैसे आप हाइट के साथ नीचे जाते जाओगे वैसे 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 आपकी प्रेशर क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्यों, क्योंकि टोटल प्रेशर जो होगा, यानी वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, और टोटल प्रेशर जो होगा वो हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच। पी नॉट तो इनिशियल है ही जो एटमॉस्फेयर की, अब देखो जैसे जैसे एच आपका जब बढ़ता जाएगा नीचे जाते जाओगे तो आपकी एच क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, एच बढ़ती जाएगी तो ये वाली वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो प्रेशर हमारा क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा ना, ये तो एटमॉस्फेरिक है, ये रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड का जो डेंसिटी है वो रखना, जैसे वाटर होगा तो वाटर का डेंसिटी, अगर आपका मरकरी होगा तो मरकरी का डेंसिटी। एच क्या है, वर्टिकल हाइट, ये वर्टिकल हाइट आपको लेनी है, इसको भी आगे, और जी क्या है, एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, समझ ही रहोगे आप लोग, एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, स्मॉल जी बोलेंगे, एंड दैट इज हाइट। ये हमारा प्रेशर वेरी करेगा, P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच, ऐसे प्रेशर वेरी करेगा मेरा डेप्थ के साथ, ठीक है ना। जितने ज्यादा डेप्थ होता जाएगा और एच हमारा क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो आपका ओवरऑल जो टोटल प्रेशर है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन आपको वर्टिकल हाइट लेनी है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मान लीजिए आपके पास डिफरेंट बॉडीज है, जैसे ये बॉडी है एक, मान लो, है ना, इसमें फ्लूइड्स भरा हुआ है बेटा, तो यहाँ पर प्रेशर पी नॉट है एटमॉस्फेरिक, और लास्ट में यहाँ पर प्रेशर पी है, ये हाइट एच ही है, वर्टिकल हाइट। एच जो आपको लेना है दैट इज वर्टिकल हाइट, तो यहाँ पर हाइट एच है। एक और ऐसे दिया हुआ है हमको, है ना, कुछ ऐसा शेप का है, लिक्विड दोनों में सेम भरा हुआ है, लिक्विड अलग अलग नहीं है, यानी जो लिक्विड इसमें है क्योंकि डेंसिटी चेंज नहीं होगी तो दोनों में लिक्विड सेम है, यहाँ जो लिक्विड है यहाँ जो लिक्विड है सेम है, यहाँ पर भी क्या है, पी नॉट है, और यहाँ पर क्या है, पी है, यहाँ पे भी वर्टिकल हाइट एच ही है, हाइट एच ही है, शेप अलग अलग,
बात समझ रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूँ? वर्टिकल हाइट इज एच, शेप अलग अलग है। तो यहां पर प्रेशर में कोई, यानी इस पॉइंट पर अगर आप प्रेशर मेजर कर रहे हो बॉटम पर, तो यही फॉर्मूला लगेगा। एच तो सेम है, एच हमको क्या लेना, वर्टिकल हाइट लेना। इट डजेंट मैटर कि वो कैसे कैसे आया है, शेप पे मैटर नहीं कर रहा। यानी इस दोनों के लिए प्रेशर क्या लगेगा, P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। वर्टिकल हाइट तो दोनों की सेम है, तो प्रेशर भी यहाँ पर क्या होगा, जो प्रेशर यहाँ पर होगा वही प्रेशर। हाँ, हाइट अलग अलग होगी तो प्रेशर अलग अलग होगा, या लिक्विड ही अलग हो, मान लो इसमें वाटर हो इसमें मरकरी हो, तो भाई रो बदल गई ना, ये बदल गई, क्योंकि तो फिर अलग अलग होगा। बट सेम लिक्विड सेम हाइट पे है तो प्रेशर चेंज नहीं होगा। यानी प्रेशर शेप पे डिपेंड नहीं करेगा, ना एरिया पे डिपेंड करेगा, ना अमाउंट पे डिपेंड करेगा। हो सकता है इसमें लिक्विड की अमाउंट ज्यादा हो, इसमें लिक्विड की अमाउंट कम हो, उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। कहाँ, इसमें मास वास का तो कोई रोल नहीं है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ लग रहा है वही यहाँ भी लग रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है, रो जी एच। तो रो तो लिक्विड सेम रहेगा तो डेंसिटी सेम लोगे, और जी तो 9.8 होता ही है, और हाइट आपको वर्टिकल हाइट लेना है। तो अगर हाइट सेम है तो शेप पे कोई मतलब नहीं है वेरी करने का, सेम ही होगा। ओके, डन, क्लियर है बेटा यहां तक? Yes, sir. और लोग बोलिए। सर यस सर। चलिए आगे बढ़िया बढ़े। मैम, बढ़िया। बढ़िया है, ओके। अब यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ, और क्वेश्चन क्या दिया है कि बीकर ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस, बीकर का रेडियस दिया हुआ बेटा, फील्ड विद मरकरी ऑफ हाइट, है ना, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है, द डेंसिटी ऑफ मरकरी, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड। आपको क्या निकालना है, फोर्स एक्सर्टेड निकालना है बेटा, कुछ ऐसा दिया हुआ है ना। ये हाइट दी हुई है हमको कितना, 10 सेंटीमीटर, है ना, और इसका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ बेटा, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है, तो बोल रहा है बॉटम पर यहाँ पर आपको कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो निकालना है। तो पहले यहाँ पर क्या निकाल लो, प्रेशर निकाल लो, है ना, एच हाइट पे है, तो पहले यहाँ पे प्रेशर निकाल लो। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यही होगा ना, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया, यही होगा। तो एरिया तो हम निकाल लेंगे, ये सर्कुलर पाथ है, तो एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पर, एरिया तो वही हो जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर। तो प्रेशर अगर हम निकाल लेंगे तो एरिया निकाल देंगे वहां बॉटम का। तो बॉटम पे पूछ रहा ना, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉटम ऑफ द बीकर। तो एच हाइट नीचे जा रहे हो आप, तो बीकर के बॉटम पे प्रेशर कितना लगेगा, रो नॉट पी नॉट प्लस रो जी एच, यही लगेगा बेटा उसके बॉटम पर। क्लियर है बेटा यहां तक, है ना। तो बॉटम पे प्रेशर हमको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो दिया हुआ है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो जाएगा, 10 पे पावर 5 प्लस में डेंसिटी, तो डेंसिटी कितना दिया हुआ बेटा, 13,600, प्लस में आपको जी दिया हुआ है, जी कितना है 9.8, प्लस में हाइट दिया, हाइट लेकिन 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 10 सेंटीमीटर को आपको किसमें बदलना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। हमेशा आपको क्या लेनी पड़ेगी बेटा, एसआई यूनिट। तो ये कितना हो जाएगा, एच इज इक्वल टू 10/100, कट हो गया तो कितना हो जाएगा 1/10। तो आप हाइट पुट कर दो कितना, 1/10 मीटर। अब कट कर दो, क्लियर है, पहले प्रेशर आ जाए। तो ये एक जीरो से एक जीरो मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया। तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13.5 प्लस 1360 इंटू कितना हो जाएगा बेटा, 9.8। अब इसको जरा मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है ना, इसको जरा मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है ना, कितना है 1360 इंटू 9.8, तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू 10 पे पावर 5 प्लस 13,328। तो आप इसको भी 10 पे पावर 5 बना दो, तो ये कैसे हो जाएगा बेटा, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 पे पावर 5 प्लस 1 2 3 4 5, कुछ पॉइंट यहां पे लेके आ जाओ, तो 0.13, इतना ही, दो ही डिजिट तक लिख देते हैं, इंटू 10 पे पावर 5 हो जाएगा ना। ये समझ लो ना मैंने कैसे लिखा है, हाँ या ना भाई, ये 10 पे पावर 5 है ना, ये एक नंबर है, तो इसको मैंने क्या कर दिया ना, 10 के पावर 5 के पावर में लेके आ गया, सो डेट कि मैं इसको सॉल्व कर सकूं, ठीक है ना। तो प्रेशर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.13 इंटू 10 पे पावर 5, यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 है ना, तो 1 और ये जुट जाएगा और 10 पे पावर 5 कॉमन रह जाएगा। ये मेरा प्रेशर आ गया। अब मेरे को निकालना है फोर्स, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू एरिया। तो P तो आप रख ही दोगे, और एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.13 इंटू 10 पे पावर 5
इंटू 3.14 और इंटू रेडियस 4 सेंटीमीटर दिया हुआ बेटा। तो 4 सेंटीमीटर को आप किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर में, तो कितना हो जाएगा 4/100। तो इंटू क्या हो जाएगा 4/100 का स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लगभग इसको सॉल्व करोगे तो 567 के अप्रॉक्स न्यूटन आएगा शायद, एक बार देख लेना आप इसको अप्रोक्सीमेट। ये समझ में आया मैंने कैसे किया है, हाँ या Yes, ना? sir. ओके ना, बस कुछ नहीं, प्रेशर निकाल दिया वहां पर, और प्रेशर इज इक्वल टू क्या, फोर्स निकालना है हमको, तो प्रेशर निकाल दिया और फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। चूंकि यहाँ पे नीचे सर्कुलर बॉटम है तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। बाकी तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ओके सिंपल। सर हाँ बोलिए एक बार बेटा। साइड वाला दोबारा बता देना। कौन वाला, ये वाला? हाँ सर, पी, हाँ ये वाला। देखिए यहां पर क्या है ना, यहां पर देखो, यहां पर देखो बेटा, एक मिनट, यहाँ पे मैथमेटिकली देखो थोड़ा सा। यहां पर जो है ना, यहां पर मेरे को यहां पर तो 10 पे पावर 5 दिया है, लेकिन यहां पर एक नंबर दिया है, तो आप ऐड कैसे करोगे जब तक कॉमन नहीं बनाओगे। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, P इज इक्वल टू, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 इंटू 10 पे पावर 5, और इसको भी मैं 10 के पावर 5 बनाना चाहता हूं, तो मेरे को 5 डेसिमल आगे आना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5, तो मैं इसको लिख सकता हूं 0.1338 इंटू 10 पावर 5। अब समझ में आएगा बेटा? जी सर। हाँ ठीक है ना। इसी को मैंने, तो मैं पूरा नहीं लेकर मैं 2 ही डिजिट लिया हूं, मैंने 1.3 ही ले लिया हूं। ठीक है बेटा, लीना समझ में आया बाबू? यस सर, मैं समझ आ गया। अब यहां पर बताइएगा जरा कौन सा ऑप्शन सही होगा। सेम लिक्विड है तीनों में, इसमें 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 सेम लिक्विड है, ठीक है ना। अब यहां पर मान लीजिए प्रेशर पीए है, यहां पर मान लीजिए प्रेशर पीबी है, और यहां पर मान लीजिए प्रेशर पीसी है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर? कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? अभी मैं पीछे, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, अच्छा Option C. ऑप्शन सी। अभी तो मैं पीछे बताया हूं ना कि अगर हाइट सेम है, वर्टिकल हाइट सेम है, तो प्रेशर जो है वो क्या होगा, अगर वर्टिकल हाइट सेम है तो प्रेशर क्या होगा, Same. शेप पे डिपेंड नहीं करेगा, लिक्विड के शेप पर किसी, देखो यहाँ पे बताया है ना बेटा, अभी यहाँ देखो स्लाइड्स में, तो यहाँ पर क्या है, वही चीज है ना बेटा, यहाँ पर देखो हाइट सेम है, हाँ हाइट अलग अलग होती, ये लिक्विड अलग अलग होता तो चेंज होता। समझ रहे मैं क्या, आई एम ट्राइंग टू, ठीक है। यहाँ पर हाइट सेम है, यहाँ पर भी हाइट सेम, यहाँ पे भी हाइट सेम, यहाँ पे रो नॉट तो लग ही रहा होगा, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी। सी। C. It doesn't depends upon shape, size, area, किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है, that depends upon density and height. Height is same, तो शेप पे तो डिपेंड करेगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस सर। यस सर। आगे आ जाइए, इसको बनाइएगा, इसको है ना आप सॉल्व कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। वैसे इसका आंसर 20 सेंटीमीटर है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। हाफ डेप्थ पर जो है 2/3, जैसे मान लो हाफ डेप्थ पर आप पीए मान लो, ऐसे कह रहा है कि प्रेशर जो है ना, एक मिनट बेटा माइक्रोफोन अनम्यूट कर लीजिए आप अपना। यहां पर क्या है ना, कह रहा है हाफ डेप्थ पे जो प्रेशर है, तो हाफ डेप्थ इसको, इसके डेप्थ को एच मान लो। मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूं, एज ए होमवर्क आपको दे रहा हूं ये आपको। तो हाफ डेप्थ पे जो प्रेशर है वो कितना है, h/2 है, h/2 हो गया। यहां पर जो प्रेशर है इसको मैं पीए मान ले रहा हूं, और बॉटम पर जो प्रेशर है उसको मैं पीबी मान ले रहा हूं। तो कह रहा है इफ द हाफ डेप्थ ऑफ द प्रेशर इज इक्वल टू 2/3 प्रेशर एट डेप्थ एट बॉटम, यानी यहां पर जो प्रेशर है इसका 2/3 है, तब क्या लिख सकते हो, पीए इज इक्वल टू पीबी का कितना है, 2/3 है। तो पीए जब निकालोगे तो हाइट कितना लोगे, h/2 लोगे। अब पीबी जब निकालोगे तो हाइट कितना लोगे, पूरा h लोगे, क्योंकि बॉटम तक चला गया। तो यू हैव टू फाइंड आंसर, आई हैव गिवन यू एज अ होमवर्क, वी विल डिस्कस ऑन द, आई थिंक सैटरडे को हमारी अगली क्लास होगी आपके साथ, तो सैटरडे को हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आंसर भी बता दिया हूं कि 20 सेंटीमीटर आना चाहिए आपका आंसर, बस यही करना है, पीए इज इक्वल टू पीबी का 2/3 करोगे ना, यू शुड ट्राई। Yes, यस sir. सर। ठीक है यस चलो, सर।
वैसे मैं नोट्स जो दिया हूं आपको, क्लास नोट्स, आप अपना व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके देख सकते हैं, या ग्रुप्स में भी अभी मैं नोट्स सेंड करूंगा। तो आप सोल्यूशन नहीं देखिएगा, यू शुड ट्राई फर्स्ट देन यू टेक सोल्यूशन। अदरवाइज आई विल डिस्कस सोल्यूशन, मैंने पूरा दिया भी नहीं, वी विल डिस्कस ऑन सैटरडे, बट ट्राई कीजिएगा ईमानदारी से, बस यही इसी कंसेप्ट आपको बनाना है, ये मैंने आपको बता दिया। ओके चलिए, अब आ जाइए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर और गॉज प्रेशर। तीन टाइप का प्रेशर हमको यहाँ पर क्या करना बेटा, डिस्कस करना है, ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर और गॉज प्रेशर। तो मैंने अभी यहाँ पर बताया था कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई अगर आपका ये मटेरियल है, ठीक है, तो ये मान लीजिए आप कितने डेप्थ पे चले हैं, यहाँ पर एच डेप्थ पे चले हैं, ठीक है बेटा। यहां पर लिक्विड फील्ड है और आप कितने डेप्थ पे आ गए बेटा, एच डेप्थ पे आ चुके हैं। यहां पर प्रेशर लगेगा ही लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लगेगा, जिसको आप क्या बोलोगे, पी नॉट बोलोगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसको बोलते हैं, वो प्रेशर जो एयर के वेट के थ्रू लग रहा है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर किसी पे लग रहा है थ्रू द एयर का वेट, एयर जो हम पर लगा रहा है उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है ना, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर। तो यहां पर जो टोटल प्रेशर, अगर यहां पर का प्रेशर मैं पी मान रहा हूं, तो वही वाला पुरानी वाली बात, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस रो जी एच। यही फॉर्मूला भी आया था पीछे थोड़ी देर पहले, यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा बेटा, कोई बात नहीं, यही लगेगा। अब यहां पर ये P जो है ना, इसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर जो लग रहा है दैट इज एब्सोल्यूट प्रेशर। ये जो पी नॉट लग रहा है, आपको पता ही है ये कौन लगा रहा है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर लगा रहा है, तो इस पी नॉट को हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी पी नॉट क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो प्रेशर डेप्थ के थ्रू लग रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है यहां और यहां में, यहां पर तो प्रेशर आपका पी नॉट है और यहां पर प्रेशर आपका क्या पी है, तो इस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, गॉज प्रेशर, गाउज भी बोलते हैं, गाउज प्रेशर। यानी रो जीएच जो बन रहा ऊपर से नीचे आने में जो प्रेशर का इंक्रीमेंट हुआ, यही क्या कहलाएगा, गाउज प्रेशर। टोटल प्रेशर यानी आप कह सकते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गाउज प्रेशर इज टोटल प्रेशर, उसी को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर। प्रेशर जो एक्सर्ट करता है एटमॉस्फेयर, उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है, जो प्रेशर का चेंज हो रहा है डेप्थ के साथ, जो प्रेशर का चेंज हो रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, गाउज प्रेशर। यानी गाउज प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पी नॉट को लेकर इधर डिवाइड कर दो, तो पी माइनस पी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो जी एच। और ये दोनों ये क्या है, ये गाउज प्रेशर है ना, या आप ऐसे ही बोल सकते हो एब्सोल्यूट माइनस एटमॉस्फेरिक, दैट इज गाउज प्रेशर। ये एक रिलेशन याद रखना, बस किसी के साथ भी उसको रिलेट करेगा तो आपको ध्यान, P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। तो सर पी नॉट जो है टोटल प्रेशर है, जिसको हम एब्सोल्यूट बोलते हैं। अब पी नॉट तो भाई एटमॉस्फेयर के थ्रू यहाँ पे हम ले ही रहे थे, हमेशा पी नॉट जो एटमॉस्फेयर के थ्रू वाला ले रहे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। और वो जो रो जी एच है, जो डेप्थ के साथ नीचे जो एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट हुआ है, उसी को हम क्या बोलेंगे, गाउज प्रेशर। ओके डन, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, नो सर। एब्सोल्यूट No, sir. नो ना, चलिए ओके वेरी गुड। यहाँ पर उसके बारे में लिखा हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है और गाउज प्रेशर क्या होता है, ठीक है, तीनों के बारे में लिखा हुआ है, जो हम बताए हैं वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देख लीजिए, प्रेशर वेरिएशन एट हॉरिजॉन्टल लेवल। अभी आपको बताया है कि अगर ये मैं हॉरिजॉन्टल लेवल कंसीडर करूं, यहाँ पर, यहां से हाइट जो है ऊपर से एच है, यहाँ पर मैं प्रेशर लू P1, ये हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है। हो सकता है ड्रॉ करने में आपको टेढ़ा दिख रहा होगा, बट आपको बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन लेना है, मतलब एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है वो। हो सकता है मेरे से ड्रॉ करने में ऐसा दिख रहा होगा, बट आपको लेना एग्जैक्ट लाइन इधर, ठीक है, ये सेम हॉरिजॉन्टल हाइट पे ये लाइन है। तो यहाँ पर मैं प्रेशर लू P1, यहाँ पर मैं प्रेशर लू P2 और यहाँ पर मैं प्रेशर लू P3, ठीक है ना। तो बताओ कि मेरे P1, P2, P3 में क्या रिलेशन होगा, सेम हाइट पर है तीनों, हॉरिजॉन्टल हाइट सेम है, ऊपर से सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे तीनों है, ये तो बराबर होंगे P1, P2, P3 या नहीं, सर होंगे बराबर। यस सर, बराबर। सर बराबर होनी चाहिए। डेप्थ सेम है ना, हाइट सेम है, अभी मैं बात कर रहा था, ठीक है ना। तो यहां पर तो P1 बराबर P2 बराबर क्या हो जाएगा, P3। यानी अगर हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है,
यानी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल अगर रहेगा, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल अगर रहेगा बेटा, तो वो क्या देगा, इक्वल प्रेशर देगा। बट इसके साथ एक कंडीशन, और कंडीशन ये है बेटा कि हॉरिजॉन्टल लेवल तो ठीक है भाई साहब सेम होना चाहिए, लेकिन कंडीशन ये है कि लिक्विड जो है इसको तभी आप लगाओगे जब लिक्विड इक्विलिब्रियम में है। अब ये बोलोगे सर इक्विलिब्रियम क्या होता है? लिक्विड इक्विलिब्रियम का मतलब लिक्विड के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। जैसे यहां पर ये बीकर में लिक्विड क्या है, स्टेशनरी है। जब भी कोई चीज रुकी हुई होती है तो वो इक्विलिब्रियम में होता है। पहली बात तो ये, या तो वो रुकी हुई है या वो मूव भी कर रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। यानी इक्विलिब्रियम का मतलब उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा हो, जीरो लग रहा हो, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा हो, इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम में। यानी एसिलरेशन नहीं लग रहा हो, फोर्स जीरो होगा तो एसिलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तब आपके हर हॉरिजॉन्टल लेवल पर, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर सेम प्रेशर होगा, अलग अलग प्रेशर नहीं होगा। द हॉरिजॉन्टल लेवल इज से सेम, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर नहीं होगा। क्लियर है बात, सभी आदमी को समझ में आ रहा है? इक्विलिब्रियम में अगर लिक्विड है तो, अगर लिक्विड इक्विलिब्रियम में नहीं है, यानी लिक्विड मूव कर रहा है, मूव करने का मतलब मूव भी कर रहा है लेकिन उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, हो सकता है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तब वो इक्विलिब्रियम में होगा, है ना। इक्विलिब्रियम कब होता है, या तो वो रुका हुआ हो या रेस्ट पर हो। इक्विलिब्रियम का कंडीशन है कि या तो वो रेस्ट पर है या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। अगर ये दो कंडीशन है, लिक्विड ऐसे ऐसे अगर है, रुका हुआ है, जनरली आपको रुका हुआ का सवाल आएगा तो मतलब इक्विलिब्रियम में है, मतलब हर हॉरिजॉन्टल लेवल पर उसकी प्रेशर, जैसे यहाँ का हॉरिजॉन्टल लेवल लोगे तो जो प्रेशर यहाँ होगा वही प्रेशर यहाँ होगा, वही प्रेशर यहाँ होगा, वही प्रेशर यहाँ होगा। That is the horizontal level. But if it is not in equilibrium, मतलब if it is लिक्विड पे फोर्स लग रहा है, मतलब अगर लिक्विड इक्विलिब्रियम में नहीं है, लिक्विड इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, तो अगर लिक्विड इक्विलिब्रियम में नहीं है तब उस पर यह फंडा अप्लाई नहीं होगा, तब हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर अलग अलग होगा, क्योंकि लिक्विड मूव कर रहा होगा, इससे इधर से इधर जा रहा होगा, तो इधर का जिधर शुरुआत में प्रेशर ज्यादा होगा और जिधर फ्लो कर रहा होगा उधर प्रेशर कम होगा। यू गेटिंग माय पॉइंट ना। अगर लिक्विड अनइक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में नहीं है, इसको अनइक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। अनइक्विलिब्रियम का मतलब लिक्विड पे फोर्स लग रहा है, तब प्रेशर सेम नहीं होगा, प्रेशर इज नॉट सेम। तो अगर आपसे कोई पूछे, मान लो कोई भी इंसान अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि मान लो कि कोई लिक्विड है ना, क्या हमेशा उसके हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर सेम होगा? आपका आंसर क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा एक लिक्विड है, क्या उसके हॉरिजॉन्टल लाइन पे ऑलवेज प्रेशर जो है सेम होगा, तो आपका जवाब क्या होगा? लो सर जब तक वो लिक्विड इक्विलिब्रियम में है तब तक ऑलवेज। आर्यन आप सही बोल रहे बेटा, मैं बोल रहा हूँ ऑलवेज, तो आपका आंसर क्या होगा? नो सर, ऑलवेज नहीं सर। आप ऑलवेज कैसे बोल रहे हैं? आप ये बोलिए सर कि इक्विलिब्रियम में है तो होगा, इक्विलिब्रियम में नहीं है तो सेम नहीं होगा। लेकिन हम जहां तक बात करेंगे अभी अभी जो फिलहाल हमने स्टैटिक पढ़ रहे हैं, रुका हुआ है, तो लिक्विड रुका हुआ है तो इक्विलिब्रियम में होगा, ये तो तय बात है, तब सही है भाई, होगा। अगर लिक्विड मूविंग है, उस पर फोर्स लग रहा है, मतलब वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो सर नहीं होगा। ओके, समझ में आया बात कि कब होगा कब नहीं होगा? आकृति बेटा, यस सर। कार्तिक आज कुछ नहीं बोल रहा है, कार्तिक ज्वाइन करके लीव है क्या? कार्तिक आर यू देयर? यस सर, मेरा गला थोड़ा खराब है इसलिए मैं बोल नहीं रहा है कार्तिक, क्लास में बोलता है तो मैं सोचा कार्तिक क्या बात है बेटा, आज बोल नहीं रहा है। सर आज थोड़ा गला खराब है इसलिए कम बोल रहा हूं। ओके, गलत बात। चलिए कोई बात नहीं। अब यहां तक तो समझ में आ गया ना? किसी को कोई डाउट यहां तक? नो सर। नहीं, चलिए आगे आते हैं। लास्ट टॉपिक है बेटा, 3 से 4 मिनट दीजिएगा, टॉपिक फीस फिनिश, उसके बाद आपको छोड़ देंगे हम। बोर तो नहीं हो रहे ना? नो सर। नो सर। नो सर। हाँ, बोर होगा तो बताइएगा, वी विल चिल। क्लास को छोड़ के थोड़ा सा चिल करेंगे। ऑफलाइन में रहते तो ज्यादा चिल होता, बट ऑनलाइन में थोड़ा बहुत हम लोग अपने बोरियत को दूर करने के लिए कुछ कर सकते हैं। आपको, आपके पास कोई उपाय है कि अगर कोई बोर हो रहा है तो? चलिए, तो एक तो आपको अनाउंसमेंट किए थे, चलिए अभी ये बता देते हैं, उसके बाद बात करते हैं। चलिए, तो यहां पर आ जाइए बेटा। बैरोमीटर जो है बेसिकली क्या करता है? बेसिकली
वैसे तो आप बेसिकली मैं बात कर रहा हूं, मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के काम में आता है। हालांकि कोई और प्रेशर भी मेजर किया जा सकता है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि नॉर्मली बैरोमीटर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए काम में आता है, ठीक है ना। और इसका जो इन्वेंट किया, यानी एक इन्वेंशन हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कोई गई, उन साइंटिस्ट का नाम था टॉरिसिली। टॉरिसिली बैरोमीटर को उन्होंने इन्वेंट किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए इन्वेंट किया। उन्होंने क्या लिया कि एक बीकर लिया, और बीकर लेने के बाद उसमें उन्होंने मरकरी को भर दिया। मैंने मरकरी जो लिक्विड होता है मेटल, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए उन्होंने मरकरी को उसमें फिल कर दिया। और एक ट्यूब लिया, और उस ट्यूब एयर टाइट है, मतलब एयर नहीं है उस ट्यूब में, उसको क्या कर दिया, इसमें इंसर्ट कर दिया। ये वाला जो ट्यूब है बेटा, उसने उस बैरोमीटर में क्या कर दिया, इसको इंसर्ट कर दिया, उस ट्यूब को ऐसे करके इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो क्या देखा उन्होंने कि यहां से एयर का प्रेशर तो लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लगेगा यहां पर, क्लियर है ना यहाँ पे। तो यहां पर प्रेशर लग रहा है, इसको मैं P1 मान लूं, तो यहां पर भी प्रेशर लग रहा होगा कुछ ना कुछ, इसको मैं P2 मान लेता हूं, ठीक है ना। तो यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लगेगा बेटा, P1 लगेगा ना, समझ में बात आ रही कि नहीं। और यहां पर स्केलिंग दी हुई रहती है ना, स्केल रहता है। स्केल का मतलब लिक्विड, शुरुआत में क्या किया उन्होंने, अभी मैं बताता हूं, ये स्केल भी है यहाँ पे, जहां से हाइट का मेजरमेंट होगा कि मरकरी कितने हाइट तक ऊपर गया, यानी कितने हाइट पर वो है। अब देखो यहां पर बहुत आसान है इसको समझना, वेरी नॉट टफ, वेरी इजी। यहां पर उन्होंने क्या किया कि जैसे ही एक तो भाई बीकर है, बीकर में आपका मरकरी रखा हुआ है, और एक उन्होंने ट्यूब लिया, और ट्यूब को क्या किया उन्होंने, इंसर्ट किया। तो जैसे उन्होंने ट्यूब को इंसर्ट किया, मरकरी का जो पारा है ट्यूब में वो ऊपर की तरफ उठा। क्यों उठा, क्योंकि यहां से एयर का प्रेशर लगा, और एयर के प्रेशर की वजह से मरकरी क्या हुआ, राइज किया। समझ रहे हो बेटा कि नहीं समझ रहे हो आप लोग। Yes, sir. यहां से मरकरी क्या किया, राइज किया यहाँ पर, है ना। राइज करेगा, राइज करेगा, राइज करेगा, राइज करेगा, एक पॉइंट पर जाके वो राइज क्या हो गया, रुक गया। यहाँ चूंकि वैक्यूम है, कि एयर नहीं है, तो इस वैक्यूम की वजह से यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, जीरो। सॉरी, पहले हम P0 रख रहे थे, बट देयर इज नो एयर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का सवाल ही नहीं, यहाँ पे जीरो लगेगा। तो यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा होगा, यानी ये देखो सेम लेवल आ गया, तो जो P1 होगा वही P2 होगा। वैसे भी तो स्टैटिक में है, रुका हुआ है, कोई मूविंग तो है नहीं, समझ रहे हो ना। तो यानी यहां पर अगर आप बात करोगे तो P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, P2, क्योंकि सेम लेवल पे देख रहे हो। तो P1 क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो P1 कौन सा प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेयर की वजह से। अब P2 क्या लग रहा है, ये H हाइट आपने नोट किया कि भैया मरकरी जो है H हाइट तक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, रो G और H। गेटिंग माई पॉइंट ना, मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर प्रेशर जो डेप्थ में मेजर होगा वो कितना होगा, रो जी एच। एच आपको दिख रहा है स्केल पे, तो रो पता है मरकरी का, जी भी पता है, एच भी पता है, तो ये P0 निकल जाएगा कि नहीं, हाँ या ना, बोलो ना। आप देख Yes, रहे हो sir. ना, आप रखोगे कहीं पे लेके जाओगे, वहां पे रखोगे तो उस एटमॉस्फेयर के प्रेशर के हिसाब से वो मरकरी का कॉलम क्या होगा, राइज करेगा। तो एक जगह जाके मरकरी का कॉलम क्या हो जाएगा, ठहर जाएगा। वो शाइनी भी होता है मरकरी, तो शाइनी होने के कारण आप क्या करोगे, नोट करोगे कितने हाइट तक गया है। तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो तो हाइट की वजह से ही होगा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा, दैट इज द ड्यू टू हाइट, है ना। यहां पर एक मिनट बेटा, आकृति में रिपीट करता हूं, कोई बात नहीं बेटा। यहां पर जो प्रेशर होगा, ये जो P2 होगा, दैट P2 इज ड्यू टू हाइट ना। यहां पर ये सेम लेवल है ना, ये देखो सेम लेवल हुआ, तो यहां पर जो प्रेशर होगा वही प्रेशर यहां पर भी होगा। तो यहां पर जो प्रेशर लग रहा है वो किसके थ्रू लग रहा है, एटमॉस्फेयर के थ्रू। और यहां पर जो प्रेशर होगा वो किसके थ्रू लग रहा है, इस लिक्विड के थ्रू। और लिक्विड किसी डेप्थ में कितना प्रेशर लगाता है, रो GH। और तो सेम लेवल पे है तो प्रेशर डिफरेंट होने का तो सवाल ही नहीं है। तो गेटिंग ना मैं क्या बोल रहा हूं। तो आप ये रिलेशन अप्लाई कर सकते हो कि नहीं, कि ये जो प्रेशर होगा वही प्रेशर ये भी होगा। देखो लेवल सेम है, हाँ यहां पर भी कोई लेवल रखोगे वो भी प्रेशर सेम ही होगा, हॉरिजॉन्टल लेवल पे तो प्रेशर सेम होगा। तो P1 इज इक्वल टू P2। अब P1 क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब P2 क्या है, ऐसे कॉलम है ना, तो भैया ऐसे कोई लिक्विड होगा, तो यहाँ पर ये चूंकि वैक्यूम है यहाँ पर, तो ऐसे कोई लिक्विड होगा, तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, प्रेशर इज इक्वल टू रो GH। वैसे हम क्या रखते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू P0 प्लस रो GH रखते हैं, क्यों, क्योंकि वो ओपन रहता था तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगता था। लेकिन यहाँ पर वैक्यूम है, एयर है नहीं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये वाला तो लगेगा नहीं वहां पर, यहाँ पर थोड़ी ना लगेगा यहाँ पर। अब समझ में आ गया।
तो यहाँ h हाइट देख के आप क्या कर सकते हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर सकते हो जितना हाइट जाए। इसीलिए ना बोलते हैं वो 760 mm ऑफ Hg हो या 760 सेंटीमीटर mm ऑफ Hg जो आप कहते हो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कैसे मेजर किया गया, सी लेवल पे लेके गया गया। सी लेवल पे इसलिए किया गया क्योंकि रेफरेंस हम हाइट का सी लेवल लेते, सी लेवल पे लेके गया बैरोमीटर को, तो वहां पर जो प्रेशर लगा तो मरकरी का कॉलम जो है 76 सेंटीमीटर राइज कर गया। तो इसीलिए हम बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 76 mm ऑफ Hg, सॉरी 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg और 760 mm ऑफ Hg। ओके डन, अब समझ में आ गया। Yes, sir. आकृति को समझ में आ गया, आकृति को डाउट था बेटा। चलिए तो थैंक यू Yes, वेरी sir, आ मच। गई। ओके, यहीं तक आज हमारा क्लास है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर सैटरडे को मिलेंगे, तो इसका अगला पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। नोट्स में डाल देता हूँ ग्रुप में, अब देख लीजिएगा एक बार। इफ यू फील एनी प्रॉब्लम वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. थैंक यू।